ओके बच्चा, तो जहाँ पे भी ऐसे एपिथेलियम जिसमें कोई सिक्रीशन हो रहा होगा, सिक्रीशन के टाइप पे भी नहीं जा रहा है, जस्ट हमने कॉमन बोला, कुछ भी वो फॉर्म करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज कर, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। गोल्जी बॉडी से सिक्रेटिंग वेसिकल्स बने और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आए, और कौन सी प्रोसेस होगी, एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस? एक्सोसाइटोसिस, बाहर की तरफ रिलीज हो जाएगा मटेरियल, वो वेसिकल्स की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद वो इंटरस्टिशियल स्पेस से होते हुए जिस तरीके का सिक्रेशन होगा, अगर डक्ट में जाना होगा तो डक्ट के थ्रू जाएगा, ब्लड में जाना होगा, कोई हार्मोन होगा तो वो ब्लड में चला जाएगा, उसके नियर बाई ब्लड की कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट। ठीक है बच्चा, तो कॉमन चीज हम ये बोल रहे हैं जिनके अंदर कुछ फॉर्म हुआ और सिक्रीट हुआ, तो एपिथेलियम में ही वो स्पेसिफिक हो गए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इज इट क्लियर? तो देखो, इस चैप्टर में मैं लाइन सारी एनसीईआरटी की ही यूज करूंगी, इमेजेस वगैरह पे अपन बाहर जाएंगे तो ठीक है, मार्किंग करते रहना अपना। सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल, इसमें डायरेक्ट एक स्टेटमेंट छुपा हुआ है कि कोई भी स्क्वामस सेल एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम की कोई भी सेल सिक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ लिखा सम ऑफ द, मतलब सारी कॉलमनर सारी क्यूबॉइडल भी नहीं करती है, लेकिन कुछ उसमें से कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल सिक्रेटरी फंक्शन कर रहे हैं, उनको आपने क्या बोला उस जगह की एपिथेलियम को? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उसमें स्क्वामस नहीं होगा। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। आते हैं इस पे अभी। They are mainly of two types। देखो, जिस तरीके से अरेंजमेंट है, आप सोचो कि क्या हो सकता है, या तो एक सिंगल सेल सिक्रीट कर रही हो, या ग्रुप ऑफ सेल मिलके सिक्रीट कर रही हो। ठीक है, तो यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। फिर एक आएगा कि ये सिक्रीट कर रही है तो क्या डक्ट में डाल रही है या डायरेक्ट ब्लड में डाल रही है। तो सिक्रेशन के अंदर हम लोग कुछ कुछ कैरेक्टर लिख के उसको बाइफरकेट कर जाए। अभी हम कैसे बोल रहे हैं कि वो यूनिसेलुलर है, मतलब एक सिंगल सेल, जैसे स्टमक वगैरह में म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन गॉबलेट सेल करती है, तो अकेली सेल फॉर्म कर रही है और रिलीज कर रही है, मतलब उसके जैसी कई सेल होगी लेकिन एक सिंगल सेल। समझ में आ रहा है? जैसे फैक्ट्री है उसका, तो एक ही चैम्बर में वो फॉर्म कर ले रही है और सिक्रीट कर रही है, और एक ऐसी फैक्ट्री हो गई कि अलग अलग चैम्बर में फॉर्म हो रहा है और उन सब का कलेक्शन रिलीज हो रहा है और वो एक्यूमुलेट हो रहा है एंड देन वो उस सिस्टम से बाहर आ। समझ में आया? तो वो मल्टी सेलुलर हो गया, जैसे अपना सलाइवरी ग्लैंड और मैक्सिमम पैंक्रियाटिक वगैरह सब ऐसे ही आते, लेकिन सिंगल सेल्स भी प्रेजेंट है, उनको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। और पहले से क्या वर्ड आ चुका है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, उससे भी पहले से आया था एपिथेलियम, ग्लैंडुलर, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो जाए। इज इट क्लियर? एकदम ऐसे ही समझो हर चीज को। तो यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, आइसोलेटेड मतलब अलग, ठीक, ऐसे घूम नहीं रही है, एपिथेलियम में ही सेपरेट। एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है गॉबलेट सेल, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, लेकिन इतनी बार पूछा जा चुका है कि ये कोई गलत होता ही। ऑफ द एलिमेंट्री कैनल एंड मल्टी सेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ग्रुप नाम में ही है मल्टी सेलुलर। तो ऐसे एपिथेलियम जहाँ पे मल्टी सेलुलर ग्लैंड होंगे उसको क्या बोल देंगे? मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, एग्जांपल में सलाइवरी ग्लैंड याद रखो। ठीक है, थ्री पेयर होते हैं, तीन इधर तीन इधर, करेंगे अपन उस पर बात। ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ, अब देखो एक हो गया कि सेल कितनी इन्वॉल्व हो रही है उसके बेसिस पे हो गया, मैं फिर से लिख रही हूँ एकदम ध्यान से, फ्लो कैसे जा रहा है वो समझो। एपिथेलियम ऑलरेडी चल रहा था, ऐसी एपिथेलियम जिसमें सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेटरी फंक्शन। ओके, उसके दो बाइफरकेट हो गए, या तो वो यूनिसेल एक सिंगल सेल सिक्रेट कर रही होगी, या तो मल्टी सेल होगी। ओके, एक तो ये हो गया, बाइफरकेट कर लिया और टाइप्स ऑफ ग्लैंडुलर सेल तक हम लोग पहुंच गए। दूसरा क्या हुआ
कि सिक्रीशन कर रहे हैं, लेकिन वो सिक्रीशन को किस तरीके से बॉडी के सिस्टम में वो कोलैबोरेट कर, ठीक है, हमने कुछ बनाया और उसका काम बाहर है, तो हम उसको घर के बाहर भेजेंगे ना। उसी तरीके से कुछ बन रहा है सेल के अंदर, लेकिन वो सेल के बाहर जाके अपने टारगेट साइट पे या काम जहाँ उसको करना है वहां उसको काम करने के लिए वो किस तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो वो हो गया एपिथेलियम। सेक्रेटरी फंक्शन ये तो कॉमन जा रहा है आपका, मतलब आप ग्लैंडुलर की ही बात कर रहे हो। एंड यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, पोरिंग टेक्निक, पोरिंग मेथड, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने अपनी चीजों को बाहर भेजा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू तो आ ही रहा है, लेकिन बाहर उसको फिर से कैसे डायरेक्शन मिला। तो पोर या तो डायरेक्ट ब्लड में कर सकते हैं या तो डक्ट के थ्रू जा सकता है। तो डक्ट और ब्लड, क्लियर है। डक्ट वाला हो जाता है एक्सोक्राइन सिस्टम, ब्लड वाला हो जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें सभी जो आप डाइजेस्टिव सिक्रीशन वगैरह डिफरेंट टाइप के आप जो सिक्रीशन देखते हो, सेबेसियस, ठीक है, आप ये सब भी बात कर लो, वैक्स वगैरह का बनना, ठीक है, सेबेसियस, सीरम, कुछ भी, सैलिवरी ग्लैंड, ये सारे जितने सिक्रीशन आप देखते हो एक्सेप्ट हार्मोन, वो सब यहाँ आ जाते हैं। और यहाँ अकेले हार्मोन है, तो हार्मोन को छोड़ के आप ऐसे समझ लो कि बाकी सारे सिक्रीशन किसके थ्रू हो रहे हैं, डक्टस सिस्टम के थ्रू हो रहे हैं। क्लियर है। तो एक ये बेसिस हो गया आपको ग्लैंडुलर को डिवाइड करने का, एक ये बेसिस हो गया। क्लियर है। तो चलो इसको देख लो, ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ पोरिंग, इसको अंडरलाइन करो, of their secretion, glands are divided into two categories, namely exocrine and endocrine gland. और जो दोनों काम करते हैं, जैसे ओवरी हुआ, टेस्टिस हुआ, पैंक्रियाज हुआ, उन सबको अपन क्या बोल देते हैं, मेसोक्राइन। मिक्स पैंक्रियाज लिखना है ना। आ रही बात समझ में, दोनों तरीके के काम कर रहे हैं, हार्मोन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं और कुछ ऐसे सिक्रीशन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं जहां से वो सिक्रीशन डक्ट के थ्रू किसी और जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाज में फॉर्म हो रहा है और डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन तक आएगा और हेपेटिक बाइल से उसमें मिक्सिंग हो जाएगी। क्लियर है बच्चा। तो उसको क्या बोलेंगे, मीजोक्राइन। स्टमक भी मीजोक्राइन है, बट प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है, सारे ऑप्शन में अगर आपको जाना होगा तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पैंक्रियाज पे जाओ। अब ये इमेज इंपॉर्टेंट है, देखो आप एक अलग कलर से मार्क भी कर देना, ताकि आप ये जो ऐसे बकेट जैसा दिख रहा है उसको कंफ्यूज ना हो जाए, ये ग्लैंड तो वही दिख रहा है। दिस वन इज ग्लैंडुलर सेल। ओके, ये हो गई पूरी, ये क्या है आपकी एपिथेलियम। एपिथेलियम में एक सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कौन सी एपिथेलियम हो गई, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्लियर है। एग्जांपल किसका लिया हुआ है, गॉबलेट का ही लिया हुआ है। ओके बच्चे, यहाँ देखो आप, यहाँ कई सारी सेल, ये 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 सारे अपने सिक्रीशन को फॉर्म कर रहे हैं एंड देन रिलीज कर। ओके, तो बाहर डायरेक्ट ऐसे रिलीज होने की जगह ये कहाँ पहले एक डक्ट बना रहे हैं, एक कैविटी में रिलीज हो रहे हैं और उसके बाद स्पोर से बाहर आ जाएंगे। जो भी इंटरस्टिशियल स्पेस होगा जहाँ डक्ट फिर जितनी लंबी होगी क्या क्या उसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है। जैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद स्पर्म को एक पूरा डक्टस सिस्टम है, उससे वो पूरा ट्रांसपोर्ट होके आता है। क्लियर बच्चा। तो वो डक्ट कितनी लंबी हो सकती है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अगेन अपने फंक्शन लोकेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिसिटी है। क्लियर, ठीक है बच्चा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। नाउ नेक्स्ट इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अगेन आप टाइप्स, लोकेशन और कुछ उसके एग्जांपल ऐसे लिखिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, आप नेजल में भी जो म्यूकस जेली लाइक सब्सटेंस फील कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो पूरी आपको मैंने ऐसे ही बताया कि 1.8 अगर पीएच है स्टमक का, तो हम लोग कैसे बचे हो, आप पीएच को समझ सकते हो, इतना हाईली एसिडिक है कि वो एसिड अटैक जो आप सुन रहे हो उसी जैसा है। तो उस चीज को बाहर से हमें पोर किया जा रहा है, कोई हम पे फेंक रहा है तो हम डैमेज होते हैं, लेकिन हमारी खुद की बॉडी उतना
उतना एसिड इन्वायरमेंट क्रिएट कर रखी है और उसमें हमारी ऑर्गन को डैमेज नहीं हो रहा। तो व्हाट इज द रीजन? या तो उसका कोई न्यूट्रलाइज कर रहा है, या उसके इफेक्ट को झेलने के लिए कोई लेयर बनी हुई, कोई म्यूकस की लेयर, उसके पास में न्यूट्रलाइजेशन होता है और म्यूकस एक तरीके से उसको प्रोटेक्टिव लेयर वहां पे फॉर्म करता है और कंटिन्यू सिक्रीट होता रहता है। ओके, उसी में डैमेज होता है तो आप उसको अल्सर बोलते हो। ओके, समझ में आ रहा है? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स। ठीक है, जो ईयर वैक्स वाली बात हुई है, ऑयल सेबेसियस ग्लैंड्स है, एंड मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सेल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट हार्मोन। ओके, सभी आ जाते हैं एक्सोक्राइन। These products are released through duct or tube. अब सेट ऑफ क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछ सकता है कि इनके नाम दे दिया और बीच में इंसुलिन वगैरह लिखा है, ठीक है, तो ऑड वन आउट करो, या इसमें सेट बनाओ कौन सा एक्सोक्राइन है, कौन सा एंडोक्राइन है, कौन डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, इस तरीके से बन सकता है। इन कंट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट, their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. अब ये जो फ्लूइड लिखा है उसको आप कर लो ब्लड। बाथिंग द ग्लैंड मतलब ग्लैंड उसमें डूबी हुई है। क्लियर बच्चों? देखो जैसे ये हम बता रहे हैं आपको, ये ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशन कर रही हैं और इनके चारों तरफ आपको ब्लड कैपिलरीज दिखती है, तो इसमें क्या हो गई, ये डूब गए। अब जो भी इसमें फॉर्म हो रहा है वो डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको सिक्रीट करेगी और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। ये फाइन कैपिलरीज है, या आप ऐसे मत समझ लो कि हार्ट से निकलने वाली अब एरोटा में डिफ्यूजन, ठीक है, सब जगह की लेयर अलग अलग है, तो ये फाइन कैपिलरीज है जो डिफ्यूजन में वर्क करेंगे। क्लियर है? और हर जगह जहाँ पे भी आप हार्मोन सिस्टम में ग्लैंड्स वगैरह पढ़ोगे वहां सभी जगह पे फाइन कैपिलरीज का नेटवर्क उनके सराउंडिंग में रहता है, चाहे वो पिट्यूटरी हो, चाहे वो थायराइड हो, ओवरी हो, टेस्टिस हो, एवरीवेयर, क्योंकि उनकी सप्लाई का तरीका ही वही। ओके, वो इधर उधर घूम के नहीं आए, वो ब्लड में जाएंगे डायरेक्ट। क्लियर है? तो ये अंडरलाइन कर लेना और फ्लूइड को लोकेट कर लो। अब ये गॉबलेट सेल आपको समझ में आ रहा है, सिंगल वाला, एंड ये देखो आप पैरोटिड ग्लैंड है, इसमें स्वेलिंग से, इन्फेक्शन से, आपने मॉम्स डिजीज सुनी होगी, ऐसे मुंह फूल जाता है, ठीक है, बच्चों में बहुत रिपोर्टेड होती है, तो मॉम्स डिजीज वगैरह पैरोटिड ग्लैंड में ही स्वेलिंग इन्फेक्शन से होता है। ठीक है, तो अब ये क्लस्टर ऑफ सेल देखो, अब ध्यान से देखो, हम कुछ मार्क करें, ये डक्ट जा रहा है, ओरल कैविटी में ओपन होगा, फिर ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, सभी दोनों तीनों ही पेयर में होती है बेटा, लेफ्ट और राइट, ठीक है, फिर ये सब लिंगुअल है, टंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये जॉ से रिलेटेड है मैंडिबल, और सबकी ओपनिंग कहाँ आ रही है, ओरल कैविटी में, ठीक है, वहीं से सलाइवा आ गया और सलाइवरी पूरा फूड का जो मैस्टिकेशन हो रहा है उसमें डाइजेशन और उसको सॉफ्ट करने में रोल प्ले कर, तो ये किस कैसे आ रहा है, ये डक्ट के थ्रू आया, दैट इज द पॉइंट। डक्ट कितनी होती है, क्या होती है, कैसे होती है, डक्ट के नाम क्या होते हैं, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, बट वहां पे मैं ये पूछूंगी, ठीक है, कि कैसे किस टाइप के सेक्रेटरी ग्लैंड है, कहाँ पे एग्जाम्पल है, क्या होगा, क्योंकि मैं आज बता रही हूँ। क्लियर है? अब आपको थोड़ी सी नोट्स बनानी होगी, एकदम एक एक लाइन वाली, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब जब भी ऐसी ग्लैंड होगी ना बेटा, उसमें एक पार्ट ऐसा होगा जो सिक्रेशन में रोल प्ले कर रहा होगा, एक पार्ट ऐसा होगा जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि जो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करेगा वही डक्ट और ट्यूब को बनाने में रोल प्ले करेगा, ठीक है बच्चों। और जहां पे सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है, अब कॉन्सेप्ट में जाओ, सेल चैप्टर में, गोल्जी अपरेटस चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया रिच कर दो, ईआर रिच कर दो, गोल्जी अपरेटस रिच कर दो, मतलब अगल बगल की सेल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, गोल्जी अपरेटस ज्यादा होगा, और एंजाइम्स चाहिए इसलिए ईआर ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब पहले बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या चीज ज्यादा होगा, कौन सा सेल ऑर्गेनल मॉडिफाइड हो जाएगा और सबसे ज्यादा डिवाइड करके अंदर प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है?
अब सुनो, तुम्हें बस क्या करना है, ये सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर और ये एग्जाम। अब हम मल्टी सेलुलर के अंदर जा रहे हैं बेटा, थोड़ा सा एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ना ही पड़ना। तो सिक्रीशन हो रहा है, दैट इज कॉमन। मल्टी सेलुलर है, दैट इज कॉमन। डक्ट बनेगा, दैट इज कॉमन। ओके, लेकिन कितनी सेल और किस तरीके का पोरिंग सिस्टम, उसके बेसिस पे आप देखो सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर। इस तरीके का हमने एक सीक्वेंस तुम्हें पोरीफेरा में पढ़ाया हुआ कि वाटर कैनाल सिस्टम किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसी को आप रिलेट करो। सिक्रेटिंग वाला पोर्शन वहां एब्जॉर्प्शन था, यहाँ सिक्रीशन। सिक्रीशन वाला पोर्शन आप बढ़ाते जाओगे, सिक्रेटिंग मटेरियल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। क्लियर है? ठीक, बाकी बहुत ज्यादा भी नहीं जाना है डेप्थ में। तो सिंपल क्वाइल, अब ब्लू वाले पार्ट को आप देखो, वो सिक्रेटरी पार्ट है, सिर्फ नाम लिखो और एग्जाम्पल। सिंपल क्वाइल ट्यूबुलर, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जो पसीना आता है। एंड देन कंपाउंड एसिनल, मैं लिख ये टर्म तुम लोग पहले पहले बार सुन। एसिनल, कंपाउंड एसिनल, ACINAR, मैमरी ग्लैंड में, ठीक है, जो मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो मिल्क के प्रोडक्शन के लिए ग्लैंड को और कॉम्प्लेक्स कर दिया। ओके, दिख रहा है तुम्हें कि किस तरीके से उसमें ग्लोब्यूल्स, उसमें चैम्बर बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे कैविटी बढ़ रही है। ओके, उसमें पोरीफेरा में मैं क्या बता रही थी कि पानी आएगा, रुकेगा और उतना टाइम मिलेगा एब्जॉर्प्शन के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिक्रेशन होगा, छोटी छोटी कैविटी में रिलीज होगा, फिर छोटे डक्ट में आएगा, फिर सारी छोटी डक्ट मिलके बड़ा डक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डक्ट वाला पोर्शन रिड्यूस होता है, ओके, एंड सिक्रीशन वाला पोर्शन बढ़ता जा रहा है। तो कंपाउंड एसिनर में लिखना मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोडक्शन। तुम लोग को मेरे वजह से हो रहा है क्या डिस्टर्ब इधर से देखने में? करूँ क्या? रुको अभी ब्रेक ले। ठीक है, फिर लिखो कंपाउंड एसिनर, पहले ही आ गया है। एसिनर में सिक्रीशन को और ट्यूब वाले पार्ट में, छोटे वाले ट्यूब में सिक्रीशन वाली सेल और बढ़ रही, तो क्या हो जाएगा, ट्यूबुलो एसिनर। कंपाउंड एसिनर, कंपाउंड एसिनर में जो ट्यूब वाला पोर्शन था ट्रांसपोर्ट के लिए, वहां पे भी सिक्रीटिंग सेल लगा दो आप, तो ये बन जाता है। ओके, तो कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनर। क्लियर है? एग्जांपल में आप पैंक्रियाज लिखना, पैंक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ऐसी कई सारी ट्यूबुलो एसिनर मिल के बाद में जाके पैंक्रियाटिक डक्ट बना। इज इट क्लियर? बस आपको नाम लिखना है, एग्जाम्पल, नाम एग्जाम्पल, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहे हैं। और जो आपने एनसीईआरटी पे आए हो ना, वो अभी लास्ट 3 ईयर का है मैटर, तो कोई नहीं कह सकता है कि वो कब पीछे से क्वेश्चन आ गए। तो एटलीस्ट 10 ईयर का अपन गैप लेके चले। ठीक है बच्चा, अब एक वो हो गया कॉम्प्लेक्सिटी से। एक आप थोड़ा सा यहाँ इंटरेस्ट से सुनना, जो सिक्रेटरी सेल है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इजीली रिलीज कर रहे, इजीली रिलीज कर रहे, तो उसमें क्या आएगा, सेफ मटेरियल आएगा, जो सिक्रीट हुआ वो बाहर आए। समझ रहे हो? जो फॉर्म हुआ था जिसको सिक्रीट करना था, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपने मेम्ब्रेन को इतना फ्लेक्सिबल बनाया, उसको अलाउ कर रहा है कि तुम इजीली चले जाओ। ओके बच्चा, वो हो जाता है मीरोक्राइन। मीरोक्राइन जिसमें सिर्फ सिक्रीशन आ रहा है, स्वेट ग्लैंड, दिस वन फर्स्ट वाला। ओके, इसमें आप देख सकते हो छोटी छोटी एक्सोसाइटोसिस होती हुई प्रोसेस दिखाया हुआ है। जहां नहीं समझ में आया मुझे रोक देना, मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ टाइप्स तुम्हें थोड़ा एक आइडिया दे दूँ कि ये सब पढ़ोगे ना अभी फिजियोलॉजी। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अलाउ कर दिया, वेसाइकल को फ्यूज कर लिया और चले। एक ऐसा हो गया कि जिसमें जैसे ये बॉटल है, ये बंद है और इसकी सराउंडिंग्स को हम कहें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ नहीं कर रही, तो हमें एक पार्ट को तोड़ना पड़ रहा है, सेल को तोड़ना पड़ रहा है। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हट गई, अब पानी इससे निकल सकता है, तो सिक्रीशन बाहर आ गया। ओके, इस वाले सिक्रीशन में हमेशा आपको टुकड़े मिलेंगे, किसके,
सेल के भी, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्रिएट हो जाएगी, डेथ नहीं हो रही है, ठीक है, समझना, यहाँ डेथ नहीं होगी, रिक्रिएट होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को शो कर रहा है। अगर हम कहे कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे थी और फिर हम इतना पार्ट हटा रहे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे बन जाएगी और ऊपर वाला पार्ट चला जाएगा, ठीक है, डेथ नहीं हो रही है उसकी, तो ये रिक्रिएशन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये पार्ट भी सिक्रीशन के साथ बाहर आ गया। ऐसे सिक्रीशन में आपको सेलुलर पार्ट दिखते हैं, इसको बोलते हैं एपोक्राइन, मैमरी ग्लैंड। अब जहां मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड लिखे थे उसी के आप एक एक एग्जांपल लिख सकते हैं, या अलग से दोबारा लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। होलोक्राइन, जो सेल फॉर्म की वो पूरी की पूरे टूट जाए, ठीक है, लाइसिस हो जाए। तो डाइंग सेल्स मरती जाएंगी, मरती जाएंगे, प्रोड्यूस करते जाएंगे, इसलिए आप इसको मैं रिलेट करती हूँ तुम्हें, सिबेशियस ग्लैंड पिंपल जो फॉर्म हो रहा है वो कैसा हो गया, डेड सेल्स निकलती जा रही, ओके। और ऐसा नहीं कि डेड सेल निकल जाएगी फिर दूसरी सिबेशियस सेल बनेगी, पैरेलल। जैसे दांत आता है डाइपोडोंट में, तो दूध के दांत टूटने के साथ साथ नीचे दांत आ जाते हैं और वो फिर बाहर की तरफ ग्रोथ होता है तो हमें दिखता है, तो उसकी जगह ऑलरेडी दूसरी सिबेशियस सेल ने ले रखी। इज इट क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, पूरी सेल का डेथ हो जाए। डाइंग सेल्स रिलीज सिक्रेटरी प्रोडक्ट। अब तुम समझ सकते हो, यहाँ से कुछ ऑयली, कुछ थिक सा चीज प्रोड्यूस हो रहा था जो बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़े बाहर नहीं आ सकता, ओके। दैट्स वाई वो सिक्रेशन के मैकेनिज्म के टाइम सेल को डेथ में जाना पड़ता है और पूरा बर्स्ट कर देगी और रिलीज करेगी। तो ऐसी सेल्स क्या होती है, होलो, कंप्लीट, ओके। एंड दिस इज नेचुरल फिनोमेना, ये कोई डिजीज नहीं है, ये ध्यान रखना, ये उनकी मेथड ही है, ऐसे ही वो वर्क करते हैं और सेल को नई सेल रिप्लेस करती है। इसमें आ जाता है आपका सिबेशियस, मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन। अगेन हम कहाँ पे हैं, मल्टी सेलुलर में है बेटा, है ना। क्लियर है? secretion in duct vesicle release contains into duct, that is exocytosis। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दिक्कत नहीं है, आराम से जो सिक्रेशन हो रहा है, जैसे स्वेट, पसीना, पसीना की थिकनेस देखो, विस्कोसिटी को समझो यार, पसीने की थिकनेस देखो, और स्वेट ग्लैंड से जो रिलीज हो रहा है, सिबेसियस ग्लैंड से जो ऑयली स्किन से फील होता है, उसकी थिकनेस विस्कोसिटी को फील करो, तो आप समझ सकते हो वो सिक्रेशन बाहर आने में प्रॉब्लमेटिक है, एंड जो स्वेट रिलीज हो रहा है वो फाइन है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो रहा है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने आप में कोई रिजिड स्ट्रक्चर है ही नहीं, वो फ्लूइडिटी को शो करे, ठीक है, तो वॉश ट्रांसपोर्टेशन को होने दी। लेकिन जब थिकनेस चीज आ रही है तो वो प्रोटीन चैनल से बाहर नहीं आ सकते, तो उस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक पार्ट टूट रहा है, ओके बच्चों। पूरी सेल डेथ हो रही है अगर हम होलोक्राइन की बात करें, ओके। और मदर मिल्क वो भी ठीक होता है कंपैरेटिवली। अब देखो तीनों की विस्कोसिटी को आप क्लियर समझो, मदर मिल्क, स्वेट ग्लैंड, मदर मिल्क नहीं तो गाय भैंस का ही दूध समझ लो, ठीक है, स्वेट ग्लैंड, मदर मैमरी ग्लैंड एंड सिबेसियस ग्लैंड, तीनों के सिक्रेशन में आपको विस्कोसिटी, डेंसिटी में चेंजेस दिखेंगे। तो अब आप उसको समझो कि वो ऐसे बाहर आने के पहले ही बन चुका था, तो जहां जिस सेल के अंदर वो प्रोड्यूस हो रहा था उस सेल से वो कैसे बाहर आएगा जब वो इतना थिक विस्कोसिटी वाला है, तो उस केस में सेल में डैमेज होता है। तो मीरोक्राइन, एपोक्राइन, होलोक्राइन ध्यान रहेगा। फातिमा, प्रणव, अद्वैत, तुम लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, यहाँ पे हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम लोकेशन दिखाना चाह रहे हैं। लोकेशन देखो, ग्लैंड को समझो, और उनके सारे सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, तो वहां पे भी हम लोग कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में। हॉर्मोन्स है, वो कुछ छोटे छोटे केमिकल्स फॉर्म में है, प्रोटीन्स है, ठीक है, लिपिड्स, स्टेरॉइडल और इस इनके हो सकते हैं, तो लेकिन उस केस में सिर्फ उनको डिफ्यूज होना है, ट्रांसफर हो जाएंगे और दूर तक भी नहीं जाना है, जस्ट जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है वहीं पे कैपिलरी प्रेजेंट है और उसमें वो पोर हो जाएगी, ओके बच्चों। तो जैसे आप देखो यहाँ पे पैंक्रियाज मेसोक्राइन में आ जाता है, ओवरी मेसोक्राइन में आता है, टेस्टिस मेसोक्राइन में आता है,
पैराथायराइड, थायराइड मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, अभी बस सुन लो, कुछ भी नोट नहीं करना है तुम्हें, सब एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस, बॉडी की मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि एंडोक्राइन सिस्टम इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास्टर ग्लैंड कंट्रोल करती है और सभी का अपना टारगेट साइट है। ओके, सभी के अपने फंक्शंस है, तो वो ब्लड में डिफ्यूज होके घूमते रहे। लीवर वाली चीज को या पैंक्रियास वाली चीज जो फॉर्म हुई है उसका जहां पे एक्शन होना है, लीवर में अगर एक्शन होना है तो सिर्फ लीवर वाले रिसेप्टर उसको रिसीव करें। ऐसे हार्मोन जो पिट्यूटरी से रिलीज हुए थे ओवरी पे वर्क करेंगे। ब्लड तो आपका फ्लो आपको समझ में आ रहा है सर, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है, हार्मोन पूरे बॉडी में जाएगा, लेकिन रिसीव वो सिर्फ वहीं पे होगा, ओवरी में। तो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं साइट ऑफ एक्शन के पॉइंट से, क्योंकि ये रिसेप्टर बाइंडिंग से एक्शन करेंगे। इज इट क्लियर? सेम जैसे मैं एग्जांपल दी थी तुम लोग को पहले भी, कि अगर कोई कोरियर बॉय है तो वो बहुत सारी चीजें अपने बॉक्स में लेके चल रहा है, लेकिन एड्रेस के अकॉर्डिंग वो डिलीवर कर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? और एड्रेस आपका एग्जैक्ट आपका नाम और हाउस नंबर बिल्डिंग के साथ मेंशन होता है, तो बिल्डिंग में नहीं छोड़ के जाएगा, आपके दरवाजे के बाहर छोड़ के। ओके, तो वो घूमा कहाँ कहाँ दैट डजंट मैटर, लास्ट में उसको रिसीव किसने किया, जिसका एड्रेस लिखा। तो हार्मोन बन रहा है ब्रेन में, काम कहीं करेगा, वो डिफरेंट पूरी मैकेनिज्म, क्योंकि वो आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके बच्चों, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हो गया। नाउ कम टू कंपाउंड एपिथेलियम। फर्स्ट शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, शॉर्ट में ही समझना है। जस्ट आप जो जो सिंगल सेल पढ़ रहे थे, सिंगल सेल लेयर पढ़ रहे थे, उसी को आप मल्टी लेयर्ड कर दो, हो जाएंगे कंपाउंड। और सिक्रेशन वगैरह के फंक्शन हटा दो, क्योंकि ये मेन काम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन। ठीक है, थिक कर दिया। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड ऑफ मोर देन वन लेयर, मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, ऑफ सेल्स एंड दस हैज अ लिमिटेड रोल इन सिक्रेशन, ओके, एंड एब्जॉर्प्शन, लिमिटेड। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. मेन फंक्शन ये सेलेक्टिव फंक्शन, जैसे हम सेबेसियस ग्लैंड बोल रहे हैं, तो सिक्रेशन है स्किन पे, लेकिन वो मेन फंक्शन नहीं है। हम हमेशा ऐसे नहीं कि ऑयल निकलता रहता है बॉडी से। ओके, मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का आ गया, मैकेनिकल सपोर्ट का। दे कवर, अब ये तो समझ में आ रहा होगा, अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ठीक, फिर केमिकल के लेवल है, केमिकल इंटरेक्शन देखो, इस टाइम मैंने अगर ये क्लोथ पहना हुआ है ना, तो इसका भी केमिकल इंटरेक्शन मेरी बॉडी के सरफेस से हो रहा है। ओके, यहाँ पे एक केमिकल रिसेप्टर्स वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे किसी कपड़े से अगर आपको अनइजीनेस फील हो रही है, मुझे सिंथेटिक कपड़े से होती है, कॉटन कपड़े में प्रेफर करती हूँ, तो वो मुझे सिंथेटिक पहनते ही अजब सी ईचिंग ईचिंग सी होगी, थोड़ा सा मेरे को अनकंफर्टेबल लगता है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उसने केमिकल रिएक्शन किया, रिसेप्टर्स वहां पे वर्क कर। और मैकेनिकल स्ट्रेस ऐसे ही समझ लो, मैकेनो रिसेप्टर इन्वॉल्व होंगे। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। स्किन पे एग्जांपल दे दिया, ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ, अब ये दूसरा एग्जांपल है, बक्कल कैविटी। ये स्किन वाला पार्ट हो गया, और मॉइस्ट सरफेस पे भी कह रहे हैं कि वहां पे कंपाउंड एपिथेलियम है, मतलब इधर भी कंपाउंड है, इधर भी कंपाउंड है, अंदर से भी। ओके, वेस्टिब्यूल बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चर को। They cover dry surface of the skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct, pharynx ये वाला, मतलब ये लेयर यहाँ से पूरे इंटरनल लेयर जो बनी हुई है वो सब क्या है, कंपाउंड एपिथेलियम। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट, डक्ट ऐसे होगी, ओके, ऐसे हम कहे डक्ट है, तो ये बाहर वाली लाइनिंग और एक अंदर की लाइनिंग, तो पूरी कॉम्प्लेक्स है। अब इट डिपेंड्स कि डक्ट को डक्ट के थ्रू कितना ले जाना है। जैसे हम कहे पैंक्रियाटिक डक्ट, तो हम तुम्हें बोल रहे हैं वो सिक्रीशन देगा ही नहीं इधर उधर जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं आ जाए। ठीक है, हम बोले कि स्पर्म के ट्रैवल के लिए जो डक्टल सिस्टम है, उस सब में कहीं और बीच में स्पर्म नहीं जाएगा। ठीक है, वो अपने पाथ पे ही जा रहा है,
तो ऐसी सभी जगह पे इनर आउटर कंपाउंड एपिथेलियम वर्क कर रही है। क्लियर है बच्चा? तो ये मार्क करना। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट, ये वाला हम आपको दिखा रहे थे ना, तो इमेज इस डक्ट की इनर लाइनिंग। पर्पस वही है कि जो भी सिक्रीट हो रहा है वो जल्दी से इधर उधर नहीं जाए, अपने टारगेट साइट पे जाए। तो ऐसे डक्ट, छोटे छोटे डक्ट बन रही है, रिलीज हो रहा है, तो वहां पे बहुत नीड नहीं है कंपाउंड एपिथेलियम। मतलब सिक्रीशन में नीड नहीं दिख रहा है आपको, ट्रेवल कराने में नीड दिख रहा है, ये समझना। सिक्रीशन में नहीं बोल रही हूँ मैं, ट्यूब की बात कर रहा है, डक्ट की बात कर, ताकि सिक्रीशन इधर उधर न चले। ओके, प्रोटेक्शन दे दिया। क्लियर है बच्चा? एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है, आप मार्क करके रखना और एग्जाम्पल अलग कर लेना, लोकेशन एग्जाम्पल से। मल्टी लेयर सेल्स, सिंपल सी लेबलिंग कर दी। अब आपको इसमें देखो कंप्रेस सेल दिख रही है पूरी। अभी हम और इमेज दिखा देते हैं। जैसे ये सिंपल स्क्वेमस थी, कई सारी सिंपल स्क्वेमस की लेयर मिल गई, तो क्या बन गया? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम। कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर। ओके, स्ट्रेटिफाइड रेखित, रेखाएं बन गई, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो गया। देन आ जाओ इधर, सिंपल क्यूबाइडल थी, कई सारी क्यूबाइडल मिक्स कर दो, क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल। कॉलमनर लिखा है कुछ भी। ओके, फिर सिंपल कॉलमनर और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। मैंने बताया कि जस्ट जो सेल होती है उनका पोजीशन अपोजिट हो जाता है, तो है ये सिंगल ही, दिखने में फॉल्स लगती है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड हो जाती है। ये सिंपल में आता है। और कॉलमनर सेल की लेयर होगी तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। फिर एक होती है जिसकी थिकनेस वेरी करती रहती है, कभी वो सिंगल रहेगी, कभी वो मल्टी होगी, जो चेंजेस करते हैं उनको बोलते हैं ट्रांजिशनल, अकॉर्डिंग टू यूज। जैसे एंडोमेट्रियम लेयर, पूरी जो मंथली साइकिल चलती है फीमेल की, उसके अकॉर्डिंग उसकी थिकनेस बदलती रहती है। ओके, बेबी को अगर वहाँ सॉरी जाइगोट एम्ब्रियो को वहां पे अगर इम्प्लांट होना है तो उस टाइम थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। ओके, बताएंगे ये सारी चीजें, बस आप ये ध्यान रखो जो ट्रांजिट कर रहा है सिंपल और कंपाउंड के बीच में, चेंज कर रहा है थिकनेस को, उसको क्या बोल देते हैं? ट्रांजिशनल। ठीक है, स्ट्रेचेबल हो जाएगा ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। देखो ये यहाँ पे आएगा, ध्यान रखना, सिंगल लेयर है, दिखने में स्ट्रेटिफाइड लग रही थी, सिंपल क्यूबॉइडल कॉलमनर स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, एंड देन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग अगर वो सिक्रीट कर रहे हैं तो ग्लैंडुलर हो जाएगा। ओके, अब स्किन का जब मैंने बोला कि तुम्हें एक पूरा प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो इस तरीके से लेयर डिवाइड होती है। ओके, यू कांट, आपको अगर आपको कोई हल्की सी चोट लग रही है जो व्हाइट सा अपीयरेंस दे रहा है, तो वो बस इसको रप्चर की, ये केराटिन का डिपोजिशन होता है, ये अप्रोक्सीमेटली डेड बोलते हैं इसको, डेड पार्ट है। ओके, करेंगे इन सब चीजों पे डिटेल पे बात, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। सुनो ध्यान से, सब समरी है, तुम्हें खुद भी समझ में आ रहा हो। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन लेयर ऑफ सेल्स, ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन वन। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन थोड़ा सा समझ। जैसे मैं तुम्हें बोलूं बेसमेंट क्या होता है? नीचे, घर ऊपर है, बेसमेंट अगर बोलोगे तो हमेशा नीचे। ठीक है, तो कोई भी चीज लेयर बन रही है तो कहीं तो जाके वो रुकेगी उस पूरी थिकनेस में। ओके, उस लेयर को आप बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलो। कनेक्शन बना रही है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो जाएगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह अलग अलग तरीके की थिकनेस है और फंक्शन करेगी। ये नाम आप रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी सुनोगे, ये नाम आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी पढ़ोगे, आएगा। ठीक है, स्किन में अब ऐसे ही समझना है, ये जो सारी लेयर हो गई, अगर आप स्किन और कनेक्टिव टिश्यू नीचे आएगा स्किन के, उन दोनों को मिलाने के लिए जो मेम्ब्रेन है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके,
मतलब सबसे नीचे। अब सिंपल में क्या होगा, एक जो सिंगल सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होगी, बात खत्म। सिंपल सा समझो, ठीक है। मैं बोलूं कि ये सिंगल लेयर है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन का पार्ट है, तो इसी का एक सरफेस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे आ गया। अब इसमें हम कई सारे रजिस्टर रख दें, ओके, और हम बोले ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कंपाउंड एपिथेलियम में सबसे लोअर वाली लेयर बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो? पूरी तो क्या कंपाउंड एपिथेलियम है, एक लेयर के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जितनी भी होगी, लेकिन लास्ट वाली किसको फेस करेगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर है ये? बस ये एक डिफरेंस अभी ध्यान रखो, बाकी फंक्शन ट्रांसफ्यूजन लेयर बनाने में ही रहता है इसका। तो ऑल द सेल्स रेस्ट ऑन द बेसमेंट, रेस्ट ऑन होगा ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि सिंगल है और सभी कहाँ आएगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे टिकी होगी। द सेल्स ऑफ डीपेस्ट लेयर, सबसे नीचे अंदर वाली, आउटर साइड की नहीं, okay, rest on the basement membrane. However, the basement membrane is absent in transitional epithelium. Okay, transitional epithelium अपने आप को चेंज कर रही है, वहां पे ये absent होगी। It covers the moist surface where there is little wear and tear. प्रोटेक्शन में इनका हमने नहीं बचाया समय, ठीक है। सिंपल प्रोटेक्शन, जैसे बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर है तो उसको पहले ही एक चैम्बर के अंदर डाल दिया, वहां प्रोटेक्शन की एक्सेस बाहर के कंपैरिजन में कम नहीं, ठीक है बच्चा। तो सिंपल वियर एंड टियर हो, ओके। इट कवर्स द मॉइस्ट सरफेस वेयर देयर इज लिटिल वियर एंड टियर, थोड़ा बहुत कटफट लग सकता है। इट कवर्स द सरफेस वेयर कांस्टेंट वियर एंड टियर टेक्स प्लेस, कभी भी हम कहीं पे भी चोट खा सकते हैं, ओके। तो ऐसी चीजों को कंपाउंड एपिथेलियम से कवर। इट इज सेक्रेटरी, और ये स्किन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, इट इज सेक्रेटरी, एब्जॉर्प्टिव एंड प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, क्योंकि एपिथेलियम है तो आप प्रोटेक्टिव तो डालो, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम? तो सिंपल कम, कंपाउंड ज्यादा। क्लियर? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी बातें कर सकते हो, लेकिन कौन ज्यादा कौन कम? तो सिंपल ज्यादा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करें। इट इज मेनली, तो मेनली वर्ड यूज हो रहा है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। All the cells in epithelium are held together with little intercellular material. करेक्ट स्टेटमेंट में आ सकता है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, फाइंड आउट करना, क्योंकि ये सब क्या है, लेयर बना रही है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, कल भी इस पे बात की, लीकेज हो जाएगा, है ना। In nearly all animal tissue, specialized junction provide both structure and functional links. अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, अगर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, जैसे हम कहें कि इस रूम और उस रूम के बीच में कोई बीच में स्पेस नहीं है, कोई गली मोहल्ला नहीं है, ओके, तो इस रूम से अगर आपको उस रूम में जाना है तो यहाँ पे दरवाजा बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो उसी से जनरेट होता है जंक्शन। सेल चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, गैस जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, उसी की बात हो गया ना बच्चा। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक, स्ट्रक्चरल लिंक भी हो गया, वो दरवाजा इनके स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर गया, और फंक्शनल लिंक हम यहाँ से वहां जा रहे, समझ में आ रही है, तो वो फंक्शनल लिंक हो गया। तो जो सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस की है लेकिन टिश्यू बना रही है ना बेटा वो, तो टिश्यू बनने के लिए उनको कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करना पड़ेगा, जैसा प्लांट में प्लाज्मोडेस्माटा में अपन बात कर रहे थे, ओके, वैसे यहाँ पे बनेंगे, लेकिन यहाँ टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द, तो जंक्शंस को अगर हम सिंपली बोले तो दे आर द कनेक्शन, बट दे आर नॉट कनेक्टिव टिश्यू। ये सेल से सेल का जंक्शन, आप इसको कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोलो, ओके बच्चे। सेल को टिश्यू को टिश्यू से कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते, लेकिन सेल को सेल से जोड़ने के लिए आप जंक्शंस बोलो, ठीक है। दे आर द कनेक्शन। 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम and other tissue. These are called as tight, अब ये नाम तो ध्यान ही रखना है, tight, adhering and gap. अगर हम एक बार में बात करें तो टाइट, एडरिंग, गैप, नाम से ही दिख रहा है कि एक ऐसा टाइट है जिसने स्टेपलर की तरह बाइंड कर दिया, वहां से कुछ और अलग नहीं हो सकते सेल आपस में, ठीक है। एडरिंग मतलब ग्लू लगाया, जोड़ा हुआ है, चिपका दिया, ठीक है। एंड गैप
मतलब जंक्शन है और गैप है तो ट्रांसपोर्टेशन अलाउड करें। इज इट क्लियर? देखो अब इसको वन बाय वन। पहले हम थोड़ा सा थ्योरी समझाते हैं उसके बाद ये सब बात करते हैं। टाइट जंक्शंस हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। एकदम टाइटली एनसीईआरटी की लाइन है। आप फंक्शन के अकॉर्डिंग सभी क्या है जंक्शंस हैं, सभी सेल को ज्वाइंट करने में रोल प्ले कर रहे हैं, सेल के इंटरेक्शन में रोल प्ले करेंगे, लेकिन फंक्शनली ये अलग अलग टाइप के। ओके, तो टाइट जंक्शन कैसे हो गया? हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। एडेनिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग। ठीक है, जोड़ दिया आपने, एडेयर कर दिया, बीच में सीमेंट लगा दिया, दो ईंटे को जोड़ दिया। तो ऐसे जंक्शंस कैसे होंगे? सीमेंटिंग, मतलब वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर। ओके, टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एंड गैप जंक्शन मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, ये तो जोड़ रहा है, ये भी जोड़ रहा है। नाउ कम टू वाई ट्रांसपोर्टेशन की भी तो बात कर लेते हैं। तो हम कहें कि ये एक कमरा दूसरे कमरे से पूरा जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं तो हमें गैप चाहिए। ओके, क्लियर है? तो गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। ऐसे ही प्लाज्मोडेस्माटा कर रहा था। ओके, adjoining cell बगल की सेल for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes bigger macromolecules also। इस ट्रांसपोर्टेशन में एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट नहीं करते, बायोकेमिस्ट्री का एक पॉइंट है, ध्यान दो। इसलिए हर सेल को अपने अपने एंजाइम सिंथेसिस करने होते हैं। एंजाइम का लोड पड़ रहा है तो सेल डिवीजन होगा, ठीक है, बगल से नहीं लेगा। समझ में आ रहा है बात? तो एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट नहीं करते, तो समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल इज ओके, फैट जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट जा सकता है, लेकिन एंजाइम्स नहीं जाएंगे। तो अपने अपने एरिया के स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, वो हाई मॉलिक्यूलर वेट के, वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते इन कनेक्शंस के थ्रू। क्लियर है? ये चीज समझ में आई? चलो अब हम थोड़ा सा इमेज के थ्रू बता रहे हैं, सुनना ध्यान से, घबराना बिल्कुल नहीं, है ना। एक ही सेल में सब प्रेजेंट हो सकते हैं तीनों। तो जैसे आप जेरोक्स कराते हो, पेपर एक्यूमुलेट किया और स्टेपलर लगा दिया, अब वहां से वो अलग नहीं होगा जब तक आप फोर्सफुली उसको टेयर नहीं करो। तो आपको भी पता है सब तो डैमेज हो सकता है, चाकू लेके हम काटने बैठे तो पूरे ऑर्गन कट जाएंगे, तो वो वाली बात नहीं। लेकिन नेचुरली वो अलग नहीं हो रहे, उसके लिए जो जंक्शन है वो क्या है बेटा? टाइट जंक्शन। ठीक है, ये बात जोड़ जोड़ के रखा गया, स्टेपलर लगे। क्लियर है? देन डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स को आप टर्म लेते हो कि प्लाज्मोडेस्माटा के एनालॉग कौन सा जंक्शन है। ओके, देन आंसर देते हैं डेस्मोसोम, लेकिन जब इससे थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लेकिन जो मेन ट्रांसपोर्टेशन में वर्क करता है वो गैप जंक्शन। तो किसी किसी बुक में आपको डेस्मोसोम एडेरेंट के टाइप में आएगा और किसी किसी बुक में डेस्मोसोम आपको गैप जंक्शन की तरफ ले जाएगा। ओके, होता वो मेनली एडेरेंस वाला है। ओके, देखो अब ये कैसे है, ग्लू की तरह, इधर से भी ग्लू इधर। अब यहाँ तो कुछ ऐसा जोड़ने वाला नहीं है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही फॉर्म कर अंदर ही साइटोप्लाज्म में फॉर्म होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर है। ओके, अब हमें समझना है इधर से गूंद और दोनों आपस में ग्लू बाइंड कर। तो ये प्रोटीन्स के चैनल होंगे, प्रोटीन्स होंगे, लार्ज चैनल नहीं होंगे, प्रोटीन्स होंगे जो आपस में स्टिक होंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? जो आप सैंडल वगैरह में स्ट्रिप लगाते हो ना, एक सरफेस उसका दूसरे पे जाके ज्वाइंट हो जाता, समझ रहे हो? उस तरीके से आप समझो, तो सेल जुड़ गया। ओके बच्चा, ये स्टेपलर हो गया, ये स्ट्रिप हो गया, एंड ये ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब लाइक चैनल बना, तो गैप जंक्शन हो जाएंगे। अब देखो इसमें यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक ही सेल में मैं कह रही हूँ सब हो सकता है, क्योंकि जुड़ी तो हुई है ना सेल। तो ऐसा सरफेस जहां से कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, टाइटली बाउंड करके रखा है एक सेल को दूसरे सेल से, वो हो जाएगा टाइट जंक्शन। ऐसा सरफेस जहां पे स्टिकी है, इसके कंपैरिजन में लो है, वो हो जाता है आपका डेस्मोसोम्स या एडेरेंस। ओके,
ऐसा सरफेस जो पूर जैसा बना रहा है इधर से, और डेस्मोसोम्स इसको इसलिए भी लेते हैं क्योंकि यहाँ जो आप साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड इंटरमीडिएट फाइब्रिल वगैरह पढ़े थे, उन सबके चैनल ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों। फिर ये गैप जंक्शन जहां से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं, कुछ केसेस में बड़े मॉलिक्यूल्स जा सकते हैं। चलो एक एक पॉइंट हम बोलेंगे, थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह के नाम यहाँ पे नोट कर लो आप। एक तो कैडरिन प्रोटीन, ध्यान रखो कैडरिन, एडेयर करने में रोल प्ले करता है कैडरिन प्रोटीन। ठीक है, एंड दूसरा एक लिखो क्लोडिन प्रोटीन, क्लोडिन CLAUDIN। टाइट जंक्शन जहां पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी में वहां लिख लो, वैसे तो नोट्स बनाओ इन सब चीजों की। ठीक है, क्लोडिन प्रोटीन, कैडरिन प्रोटीन एंड बस ये दो इंपॉर्टेंट आप नोट करो। डिफरेंस समझ में आ गया ना सबका? क्लियर है ना? फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लियर है? एनसीईआरटी की लाइन एकदम क्लियर है ना? कैडरिन एंड क्लोडिन। ठीक है, जब डेस्मोसोम की बात करते हैं तो यहाँ पे कैडरिन भी होता है, क्लोडिन भी होता है। ये सब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है बेटा, अभी आप डिटेल में देखना फिर इनको अपने एमबीबीएस। ओके, अब आप इसको इमेज करना चाहते हो तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स वगैरह हो गया, जैसे यहाँ लिखा है म्यूकस लेयर, एपिकल साइड हो गया, और ये बेसल साइड इस सेल का हो गया। म्यूकस लेयर में सीलिएटेड एपिथेलियम है तो सीलिया दिख रहा है आपको। ओके बच्चा, जैसे ये कहाँ का होगा, अब नेजल पैसेज का शो कर रहा होगा। ओके, एंड देन क्यूबाइडल सेल्स दिख रही है आपको, टाइट जंक्शंस दिख रहे हैं जहां से टाइटली है जंक्शन। उसके बाद आप स्टेपलर वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। ओके, ऑक्लूडिन क्लोडिन इसमें इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं, कैडरिन वगैरह होते हैं, कंसंट्रेशन सबका वेरी करता है लोकेशन के अकॉर्डिंग। देन आप एक टर्म लिखो, जॉनुला एडेरेंस, जॉनुला एडेरेंस दिख रहा है ना? जॉनुला एडेरेंस, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। जब हम ये बोल रहे हैं कि मूवमेंट सब एक साथ कर रही है, पूरी यहाँ की मसल्स कर रही है, तो एक्टिन फिलामेंट मसल फाइबर से रिलेटेड जो जंक्शन, टाइट जंक्शन, एडेयर जंक्शन होता है, उसको बोलते हैं बेटा एडेरेंस जंक्शन। टाइट नहीं, एडेरेंस जंक्शन होगा, जॉनुला एडेरेंस। एक्टिन भी अपने आप में प्रोटीन होते हैं, बात करेंगे मसल्स वगैरह बढ़ते हैं। ठीक है बच्चा, तो अब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो आप देख सकते हो इस तरीके से स्टिकी एंड समथिंग निकले हुए हैं प्रोटीन्स, जिसके थ्रू वो अटैच्ड हो रहे हैं। दो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो सेल की मेम्ब्रेन आपस में एडहेर हो जाएंगे, तो टाइप्स ऑफ प्रोटीन टाइप्स ऑफ अटैचमेंट को शो करते हैं, लेकिन फाइनली वो एडहेर होंगे। जैसे कैडरिन, तो कैडरिन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो हुक जैसा जाके ज्वाइन कर जाएगा। ओके, दूसरी मेम्ब्रेन का, जो दूसरी सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके कैडरिन से जाके ज्वाइंट कर जाएगा। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स वहां पे प्रेजेंट है कि कैसे वो ज्वाइंट कर रहे हैं एक दूसरे से। ओके, गैप जंक्शन आपको समझ में आया, जैसे ये लिखा हुआ है इजीली एकदम आप समझ सकते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल 2, इन दोनों के बीच में न्यूक्लियर पोर जैसे आप देख रहे हो, है ना? पोर बन रहा है, एंड ये पोर कंडीशनली ओपन और क्लोज होगा जिस तरीके से रिक्वायरमेंट, अननेसेसरी का लीकेज नहीं करेगा। जब जो रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे फिजियोलॉजी चलेगी, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता है। तो दो सेल की दो मेम्ब्रेन हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 1, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2, या सेल मेम्ब्रेन जो भी कह लो, उनके बीच में ऐसे ट्यूब जैसा जंक्शन बन रहा है, एंड इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ओके, क्लोज हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली पता है, ओपन होगा तो ट्रांसपोर्टेशन होगा, क्लोज होगा तो ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा। ठीक है, इस तरीके से इस व्यू से देखो। ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैन मूव थ्रू द पोर्स फ्रॉम सेल टू सेल। चलो ये वाला हम शेयर कर देंगे, आप एक इमेज चाहो थोड़ा सा बना लोगे तो अच्छा रहेगा। चीजें नॉलेज वाली हैं सब, आपको थोड़ा थोड़ा इसको एक्सपोज करना चाहिए, और ये लाइंस लिखी हुई है।
कि एमबीबीएस का ही है, इसको अभी आप स्किप करो, अभी बात करेंगे। नाउ कम टू कनेक्टिव टिश्यू। सबसे ज्यादा बल्क में जो टिश्यू है बॉडी में, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। फंक्शनली और नेम इनका इंडिकेट कर रहा है कि ये अदर टिश्यू के बीच में कनेक्शन बनाएंगे, चाहे वो नर्वस टिश्यू का मस्कुलर टिश्यू से हो, चाहे मस्कुलर टिश्यू का ब्लड सर्कुलेटरी से, मतलब वो तो इसमें ही आ जाएगा, स्केलेटल सिस्टम से हो। ओके, हर जगह ये अलग अलग टाइप्स के कनेक्टिविटी शो करेंगे। तो आपको यहाँ पे जैसे आप डाइवर्सिटी बोलते हो ना, उसी तरीके की टिश्यू की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। एक ऑर्गेनिज के अंदर अगर टाइप्स ऑफ सेल्स या टाइप्स ऑफ टिश्यू सबसे ज्यादा किस ब्रॉडर ग्रुप में है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके बच्चा, दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज द मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइड स्प्रेड। बॉडी में फैले हुए होंगे एंड वेरिड ऑफ ऑल टिश्यू टाइप्स इन द बॉडी। सभी टिश्यू टाइप्स में ये अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। हैज द वाइडेस्ट वैरायटी ऑफ फंक्शन। जिसका स्पेसिफिसिटी ही ज्यादा हो गया, वो फंक्शन में भी वैरायटी को शो करेगा। टाइप ही अलग हो रहा है तो वैरायटी भी अलग होगी, वैरायटी अलग है तो फंक्शन अलग होगा। लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको वेरिएशन आएंगे। तो स्टूडेंट्स को भी ये टफ जाता है, आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी रखेंगे, कल देखेंगे इसका डिटेल। ठीक है, अब मैं चार्ट दे रही हूँ तो अलग अलग चार्ट पे वेरिएशंस हो सकते हैं। कल आपने जो बनाया होगा उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू में होगा, कुछ इधर होगा, तो ऐसा उसमें घबराना नहीं है ना। क्लियर, जब हम स्पेशलाइज्ड बोलते हैं तो मतलब जो स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, तो सभी जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अपने अपने लेवल पे स्पेशलाइज्ड भी है। ओके बच्चा, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एडिपोस, रेटिकुलर। रेटिकुलर कल अब आपने ऐड नहीं किया होगा, रेटिकुलर इधर रहा होगा। ओके, तो उन सब चीजों से कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग चार्ट में रेटिकुलर को इधर उधर कर देते हैं और स्पेशलाइज टर्म ही इंडिकेट कर रहा है। लेकिन हाँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू आपने बोला, तो वहां पे जो स्पेसिफिक है वो एरियोलर, एडिपोस और आपके लिगामेंट, टेंडोन आ जाएगा। वो इधर उधर नहीं जा सकते। क्लियर है बच्चों, कैसे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अब डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझो। अगर हम यहाँ से स्किन का या कुछ पार्ट कट करके देख रहे हैं तो वहां पे भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इधर हमने कट किया, इधर भी डिस्ट्रीब्यूट, आर्टरीज वेन्स को शो कर रहा है तो ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, स्किन को कट किया तो स्किन की अपर लेयर डर्मिस, एपिडर्मिस के बाद जो डर्मिस वाला पोर्शन आएगा वो सब क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू होंगे। उसके नीचे जो होगा, जैसे हम कहें किसी का हाथ मोटा है, पतला है, फिर से वही, तो अंदर फिर एडिपोज टिश्यू है, डिपोजिशन है उसका। ओके, तो उससे उसके वेट वगैरह बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से लेयर्स, तो मतलब यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे शो कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू को शो किया, लिगामेंट को फॉर्मेशन को शो किया, एंड यहाँ कार्टिलेज को दिखा रहा है, पटेला बोन को ओपन करके, नी बोन को ओपन करके दिखा रहा है। ठीक है, ज्वाइनिंग में कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जिसको आप नी पैड बोलते हो। सुना है टर्म? घुटनों में जब दर्द होता है एजेड लोगों को, तो मैक्सिमम यही होता है कि नी पैड उनका डैमेज हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो दोनों बोन्स, ऊपर और नीचे वाली बोन्स आपस में रगड़ खा रही, उससे साइनोवियल फ्लूइड में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और फिर ओवरऑल वो पेन आता है। तो यू कैन सी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरे बॉडी में आपको दिख रहा है। चलो इसको तो कल फ्रेश माइंड से पढ़ना, अदरवाइज आउट हो जाओगे। ठीक है, तो अभी कुछ चीजें बेसिक आपको बताते हैं हम एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग। जैसे कनेक्टिव टिश्यू, तो कुछ ऐसे सेल्स हैं जो इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल। इसमें जो सबसे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट बेसिक लेक्चर जिनने किया वो पढ़े होंगे मेरे से, है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट जब मॉडिफाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट, एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड में नहीं रहता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड को छोड़ दो, बाकी आप जितने भी एडिपोज टिश्यू बोलो, एरियोलर टिश्यू बोलो, लिगामेंट बोलो, टेंडोन बोलो, कार्टिलेज बोलो, बोन्स बोलो, जो बाकी सारे आप नाम ले रहे हो, उन सभी जगह पे जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, ओके, कनेक्शन को बनाने में, उसमें एक ही सेल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा ले रखी है, दैट आर फाइब्रोब्लास्ट। ओके, एंड फाइब्रोब्लास्ट से ही बनते हैं थिक फाइबर्स, कोलेजन।
और आप बोलते हो कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अबेंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है? कोलेजन। ठीक है, तो उसको रिलेट करो। सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। एक्सेप्ट ब्लड, सभी जगह क्या है? फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट इलास्टिन फाइबर बनाते हैं और कोलेजन फाइबर बनाते हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट हर जगह, कनेक्टिव टिश्यू में क्या प्रेजेंट है? कोलेजन। कोलेजन फाइबर थिक होता है, ज्यादा होते हैं, तो जो सब जगह प्रेजेंट है वो सबसे ज्यादा हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो कोलेजन फाइबर। चलो इसको देखते हैं थोड़ा। कनेक्टिव टिश्यूज आर मोस्ट अबेंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। ओके, कॉम्प्लेक्स एनिमल मतलब एटलीस्ट उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होना चाहिए। ओके, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शंस ऑफ लिंकिंग, अंडरलाइन करो, एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। टिश्यूज के बीच में भी लिंकिंग कर सकते हैं, ऑर्गन्स के बीच में भी कर सकते हैं, तो हर ऑर्गन सिस्टम में दे आर प्रेजेंट। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। ओके, विच इंक्लूड, जैसे हम बोल रहे हैं बोन, तो हार्ड की तरफ चले गए। ठीक है, हम बोल रहे हैं ब्लड, लिम्फ, तो हम फ्लूइड की तरफ आ गए। हम बोले कार्टिलेज, तो कहीं बोन से सॉफ्ट है लेकिन फ्लूइड से ज्यादा है, डेंस है। तो इस तरीके से क्या देख रहे हो आप? वेरिएशन। कोलेजन फाइबर ज्यादा कर दो, हार्ड हो जाएगा। इलास्टिन फाइबर ज्यादा करो, सॉफ्ट हो जाएगा। और ब्लड में तो प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसकी अभी सेपरेट बात कर। समझ में आ रही है बात मेरी? तो जो आप कनेक्टिव टिश्यू के वेरिएशंस देख रहे हो, उसका फंडामेंटल ये कहता है कि वहां पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, और वो दो तरीके के मेन फाइबर को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। ओके, और अगर हम कनेक्टिव सेल्स को टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम ब्रॉडली देख सकते हैं कहीं पे वो सॉफ्ट है, लूज है, कहीं पे वो डेंस है, कहीं पे वो बहुत ज्यादा हार्ड है। ओके, जिसमें आप बोन देख सकते हो। ओके, क्लियर है? स्केलेटन देख सकते हो, पूरा स्केलेटन सिस्टम में जब आप बात कर रहे हो, विच इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। अब जितना एनसीईआरटी में दिया इतना तो आपको भूलना ही नहीं है। इन ऑल कनेक्ट, अब देखो ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, दे आर कनेक्टिव टिश्यू, उसका रीजन, असर्शन रीजन, छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अनदर कनेक्टिव टिश्यू को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो तीनों टिश्यू सिस्टम है उन सभी के बीच में कनेक्शन बनाने में रोल प्ले कर रहा है। दैट्स वाई जो उनका नेमिंग किया गया वो कनेक्टिव टिश्यू कर दिया गया ब्रॉडली। ठीक, टाइप्स ज्यादा होंगे, वैरायटी ज्यादा होगी, स्पेसिफिसिटी ज्यादा होगी, फंक्शनल डाइवर्सिटी होगी यहाँ पे। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड, द सेल्स सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन या मोस्ट अबेंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल इज कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। थिक एंड थिन, और नहीं होना चाहिए, एंड होना चाहिए, दोनों अलग है, कोलेजन एंड इलास्टिन। और क्या मतलब होता है? या ओके, डिफरेंट। द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ओके, इलास्टिसिटी। अगर देखो मूव करना है, मूव हो रहा है, मूवमेंट में हेल्प करा रहा है, तो अगर वो रिजिड हो जाएगा तो मूव नहीं होगा। जैसे हम कहें बोन अगर डिसलोकेट होती है तो उसको एक डिजीज की तरह लेते हैं, एक एबनॉर्मेलिटी की तरह लेते हैं, तो वो सबसे रिजिड वाला पार्ट हो गया कनेक्टिव टिश्यू का, जो मूव नहीं कर सकता है। ओके, उसको मूव कराने के लिए मसल्स मूव करा रही है, लेकिन ऐसे नहीं है कि मेरी हड्डियां मूव कर रही, मसल्स उसको मूव करा दे रही, वहां पे जॉइंट्स हैं, तो जॉइंट्स प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ स्केलेटन सिस्टम। लेकिन हम बोन को यहाँ से वहां नहीं मूव करा रहे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम्म, तो द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। तो जिस भी टिश्यू में ये फाइबर्स होंगे उस टिश्यू की इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करेंगे, और क्योंकि ये सराउंड कर रहे हैं दैट्स वाई वो प्रोटेक्शन में भी, स्ट्रेंथ में भी वहां पे रोल प्ले करेंगे। अब जस्ट आप ऐसे देखो कि कोई एडिपोज टिश्यू किसी में ज्यादा है तो अपन ऐसे नहीं बोलते इसको तो मारा तो चोट ही नहीं लगे। ठीक,
क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में मसल्स के साथ साथ इतना ज्यादा फैट इकट्ठा हो गया है कि उसको मारो तो उसके अंदर तक पहुंचेगा ही नहीं, वो इंसुलेटर हो गया। जब तेज से मारोगे तब लगेगा, लेकिन कोई पतला दुबला है उसको थोड़ा सा भी चट्टे से मारे तो रोने लगेगा। वाई? बिकॉज ऑफ दैट लेयर्स, लेयर्स कम हो गए, है ना? इंटेंसिटी ऑफ थप्पड़ अलग अलग जा रही। दिस सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, मार्क करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है? पॉलीसेक्राइड्स secrete modified polysaccharide which accumulate between cells। तो between cell आ गया तो क्या बनेगा? इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है? बिटवीन सेल्स एंड फाइबर्स, सारी सेल और फाइबर के बीच में। अब हम कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड, हम कोई बच्चे हैं खिलौने खेल रहे हैं, छोटे बच्चे, ठीक है? खिलौने के टॉयज के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, फैला दिया उनने, लेकिन एक सरफेस तो चाहिए। या तो वो फर्श पे खेल रहे हैं, या तो उन्होंने चटाई टाइप का, मैट टाइप का कुछ बिछा लिया, उस पे खेल रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू है, डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन उसको एक ग्राउंड सब्सटेंस दे दिया गया। इज इट क्लियर? तो वो कहाँ जाएगा? सभी सेल के बाहर जाएगा। सेल प्रेजेंट रहे, ये सारे खिलौने क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू या अलग अलग सेल्स, आप समझो, लेकिन इनका जो कोलेबोरेशन होना है वो इस बाउंड्री पे फिक्स कर दिया गया। तो मैट्रिक्स बोलते हैं उसको बेटा। समझ में आई है इसको? बात समझ में आई? तो यही क्या हो गया? ग्राउंड मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैक्सिमम इसमें क्या होगा? पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, और वो रिलीज हो रहा है, बाहर आ रहा है। फॉर्मेशन की कैपेसिटी सिर्फ लिविंग सेल के अंदर है बेटा। कोई चीज भी इंटरसेलुलर आई है या एक्स्ट्रा सेलुलर, इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में, या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बना रहा है, या इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड बना रहा है, कुछ भी आप बात कर रहे हो, तो वो सब सिक्रीट उसी सेल के अंदर से हो रहा है। ओके बच्चा, क्लियर है? वहां पे जो नियर बाई सेल्स होंगी उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बाहर कैसा सराउंडिंग बना के रखें। उस घर में मैट होगा, उस घर में चटाई होगा, तभी तो वो बच्चे बिछा के खेल रहे हैं ना बच्चा। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं ग्राउंड सब्सटेंस। दीज सेल्स ऑल्सो सिक्रीट, वही सेल सिक्रीट करेंगी मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड्स को, विच एक्यूमुलेट बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर एंड एक्ट एज मैट्रिक्स। अगेन ये ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले करता है। हायर में जब हम लोग पाथवे स्टडी करते हैं तो वहां पे इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है, कौन से कार्बोहाइड्रेट कैसे फंक्शन कर रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यूज को ब्रॉडली हम कैटेगराइज कर रहे हैं थ्री टाइप्स में: लूज, डेंस, स्पेशलाइज। ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं वो ध्यान रखो। लूज है मतलब इलास्टिन ज्यादा कर दो, कोलेजन कम कर दो। डेंस है, कोलेजन ज्यादा कर दो, इलास्टिन कम कर दो, आपस में ज्वाइनिंग पास पास कर दो, डेंस हो जाएंगे। और स्पेशलाइज में तो आप स्पेसिफिक फंक्शन एकदम अलग से ही, विरले ब्लड वगैरह आ जाता है। ओके? और स्पेशलाइज में कोई भी आके जा सकता है बेटा, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। हायर में आप ये मेरी बात थोड़ा रिलेट करते हैं, ठीक है? तो एक जो टर्म आ रहा है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट यू कैन रिलेट विद की नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है? जैसे हम यहाँ पे तुम्हें दिखा है, फर्स्ट इमेज में दिख रहा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। सब एनाटॉमी के रियल इमेजेस है बेटा, समझो आप हिस्टोलॉजी की। लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो इसमें आपको पतले वाले थ्रेड ज्यादा दिख रहे हैं और डेंस नहीं दिख रहा है। ओके? यहाँ देखो डेंस, इरेगुलर, इरेगुलर, डेंस में आ जाता है रेगुलर और इरेगुलर। मतलब एक तो कॉम्पैक्ट है, दैट इज ओके, डेंस है, और पैटर्न उसका कैसा है? एक रेगुलर इंटरवल पे होगा, एक रेगुलर पैटर्न। जैसे अगर हम कभी ऐसे बना रहे हैं तो ये कैसा पैरेलल पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन हमने 5-6 लाइनें ऐसे ऐसे जिगजैग जिगजैग कुछ भी बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इरेगुलर। तो जो फाइबर्स हैं और जो अदर सेल्स हैं, अभी हम यहाँ सेल्स के नाम जो मैंने ये स्किप किया उस पर कल बात करें, ये सारी सेल्स हैं। ओके? तो ये जो अदर सेल्स हैं इनको फाइबर ने ग्राउंड मैट्रिक्स से किस तरीके से अरेंज कर रखा है, रेगुलर है या इरेगुलर, तो अलग मैटर आएगा, है ना बच्चा? तो डेंस रेगुलर हो जाता है, डेंस इरेगुलर हो जाता है। ओके? फिर आप इसको देखो तो ये रेगुलर एक पैटर्न दिख रहा है, और यहाँ देखो तो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो रेटिकुलेट में आ जाता है। एडिपोज टिश्यू तो अलग ही जा रहा है, फैट डिपोजिशन वाला है।
ओके, तो आपको एरियोलर, एडिपोज एंड टाइप्स ऑफ सेल्स, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी पढ़ने में भी, लेकिन सीक्वेंस को समझो। जैसे मैंने बेस से स्टार्ट किया कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वैरायटी है, वैरायटी है तो फंक्शंस में वैरायटी है, फिर स्ट्रक्चर में भी वैरायटी है इसलिए फंक्शन में वैरायटी है। लोकेशन के अकॉर्डिंग क्या चीज है दैट इज डिफरेंट, लेकिन एक्सेप्ट ब्लड एंड लिम्फ सभी में क्या प्रेजेंट है, एक सेल जो बहुत सारे काम करने वाली है स्ट्रक्चरली, उसको लोकेशन, उसको एक हिस्टोलॉजी प्रोवाइड करने के, फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहे, कनेक्शन बनाने के लिए हमें कुछ मॉर्फोलॉजिकली, कुछ फिजियोलॉजिकली हमें चाहिए। अगर हम यहाँ से वहां जोड़ रहे हैं वैसे ऐसे नहीं जुड़ जाएगा, कुछ हमें लगाना पड़ेगा। तो उस तरीके की चीजें क्या हो जाएंगी, फाइबर्स हो जाएंगे। फाइबर्स को फॉर्म करने वाली फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट दो तरीके के फाइबर बना रही है, एक इलास्टिन फाइबर्स बना दे रही है, एक कोलेजन फाइबर बना रही है। कोलेजन फाइबर थिक होते हैं, इलास्टिन फाइबर थिन होते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी पे आ जाओ, एरियोलर टिश्यू का है ये वाला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज इलास्टिन फाइबर। ये पतले पतले जो है ये इलास्टिन फाइबर है, और ये जो मोटे मोटे है ये कोलेजन फाइबर है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इनकी एकोमुलेशन की वजह से एक ग्राउंड दिया जा रहा है, सारे सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं, उसमें सेल प्रेजेंट है। फिर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो स्ट्रक्चर बना दिया। अब फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस है, यहाँ पे मास सेल है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आप सेल्स देखो। ओके, तो जैसा लोकेशन, जैसे कनेक्टिव टिश्यू, उसके अकॉर्डिंग सेल में वेरिएशन हो सकता है। टाइप्स ऑफ सेल जो मिलके उस कनेक्टिव टिश्यू को बनाए। क्लियर? तो एक चीज ध्यान रखो, कनेक्टिव टिश्यू में कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे कि एक टाइप का सेल है, तो यू कैन रिलेट इट कि ये हेट्रोटाइप का, मिक्सिंग हो रही है, अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करके, एंड देन फाइनली कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं, और वो कनेक्शन बना रहे हैं दूसरे अनदर टिश्यू के साथ। रिलेट कर रहे हो इन सारी लाइन को? हम्म तो फर्स्ट आ जाता है आपका इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर। ठीक है, फाइबर प्रोडक्ट ऑफ सेल होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ सेल। जब तक हम मसल फाइबर नहीं बोले तब तक आप समझना प्रोडक्ट ऑफ सेल्स है ना। मसल फाइबर खुद सेल होती है। तो सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू तक अपन कॉमन चले गए, अब यही अरेंजमेंट ढीला डाला है तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस मार्क कर लेना। ओके, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो उनका मैट्रिक्स है, वो कंपेरेटिवली डेंस से क्या होगा, सेमी होगा, फ्लूडिटी उसकी ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल एरियोलर टिश्यू, एपिडर्मिस के नीचे है एरियोलर, ओके, एरियोलर के नीचे है एडिपोज, प्रेजेंट बीनीथ द स्किन। Often it serves as a support framework for epithelium. ओके, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद क्या आ गया, एरियोलर टिश्यू आ गया, सपोर्ट दे दिया किसको, एपिथेलियम को। इट कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मार्क कर लेना बेटा, मैच द कॉलम। और किसी भी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ से हर दूसरे साल आता ही है, आप पेपर पैटर्न देख लो। फाइब्रोब्लास्ट सेल दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। ओके, प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर्स। एंड ये तो हो गया मैट्रिक्स वाली बात, ग्राउंड सब्सटेंस हो गया, बट वहां पे स्पेसिफिक सेल, मैक्रोफाज, मास सेल, इम्यून सिस्टम के सेल्स है बेटा। ओके, तो ये वाला फर्स्ट वाला आपको शो कर रहा है, इसमें मैक्रोफाजेस, अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, अमीबॉइड टाइप्स ऑफ मैक्रोफाजेस में ही फिर आपका डब्ल्यूबीसी वगैरह आ जाता है बेटा। तो मैक्रोफाजेस इनगल्फिंग करता है, अटैक करता है, ठीक है, पूरा फैगोसाइटोसिस करता है। तो अमीबॉइड, इसका कोई शेप स्ट्रक्चर आप ऐसे डेफिनेट नहीं बोल सकते। फाइब्रोब्लास्ट सेल समझ में आ रहा है, इससे फाइबर फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है, फाइबर रिलीज हो रहे हैं, एंड कोलेजन फाइबर थिक वाले, इलास्टिन नहीं लिखा है, आप ऐसे लेबल कर लो, इलास्टिन, पिंक वाले को कर दो इलास्टिन फाइबर।
एंड इधर देखो आप मास्ट सेल लेबल किया हुआ है, मास्ट सेल के इम्यून सेल्स होते हैं ये सब। समझ में आ रहा है? पूरा ये एक लेयर ऐसे बिछाते जा रहे, पूरी बॉडी में बिछी हुई। ठीक है, अब देखो हम कुछ और सेल्स के नाम आपको करा देते हैं थोड़ा, लेकिन डिटेल में कल बोलेंगे। मास्ट सेल, इलास्टिक फाइबर एक ही बात है। कोलेजन फाइबर, थिकनेस समझो, दिस वन दिस वन दिस वन, आराम से समझो, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट आर सेल्स दैट सिक्रीट मैट्रिक्स प्रोटीन, क्या है, इलास्टिन एंड कोलेजन। फ्री मैक्रोफेजेस, फ्री, अब मैक्रोफेजेस भी कैसे हो सकते हैं, फिक्स्ड हो सकते हैं, मतलब लोकेशन उनको दे दिया, कोई ऐसी जॉब मिल गई कि एक ही लोकेशन पे तुमको बस चेक करना है, कोई ऐसी जॉब मिल गई कि तुम्हें घूम घूम के चेक करना है, तो पूरी एरियोलर टिश्यू में वो घूम घूम के चेक कर रहे हैं, कोई पैथोजन तो नहीं है और उसको अटैक कर सकते हैं, तो फ्री मैक्रोफेजेस हो जाएंगे, फिक्स्ड भी होंगे। ओके, फिर उसी में मॉडिफिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ सेल्स बन गई, डब्ल्यूबीसी शो किया हुआ है। देन आप क्या देख सकते हो, स्किन के पिगमेंटेशन के लिए मेलानिन का फॉर्मेशन करने वाली मेलानोसाइट है। अब ये देखो, रेटिकुलेट कनेक्टिव टिश्यू, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो रेटिकुलर फाइबर हो जाएंगे। एंड देन ब्लड को शो किया इसने, कैपलरी को ब्रेक करके दिखा रहा है कि अंदर आरबीसी मूव कर रहे हैं। फिर एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू का पार्ट हो जाएंगे। ग्राउंड सब्सटेंस, ये जो आपको जिस चीज पे सब चीजें दिख रही है, मतलब हम इसको मार्क करें तो एवरीवेयर जहां पे आपको ये लाइट ब्लूइश कलर दिख रहा है, वो सब पूरा क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस इज द मैट्रिक्स ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? हाँ, तो कनेक्टिव टिश्यू का एक ऐसा टुकड़ा निकाला गया और उसके अंदर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां बंच ऑफ सेल है और सबके अलग अलग फंक्शन है, सब अलग अलग तरीके से वहां पे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल ये है कि इससे कनेक्शन बनना चाहिए। ओके, जैसे जस्ट सपोज स्किन की डर्मिस वाले लेयर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो ये मैक्रोफेजेस उसको सेंस करेंगे, अटैक करेंगे, ठीक है, ताकि वो इन्फेक्शन ब्रॉडली स्प्रेड ना हो जाए। ब्लड कैपिलरीज होंगी, वहां से इनको ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई आएगी, वहां से इम्यून सिस्टम इसको चेक करेगा, लिम्फ के सिस्टम इसको चेक करेंगे, तो एक एसोसिएशन बन रहा है। क्लियर बेटा? देखो ये रियल इमेज है, तो इसमें आप थिक वाले को कोलेजन फाइबर, थिन वाले को इलास्टिन फाइबर, बाकी आप ऐसे मास सेल मैक्रोफाजेस समझ लो। ओके, तो इस तरीके से कई सारी डिफरेंट टाइप्स के सेल और सेल प्रोडक्ट फाइबर, उनके एसोसिएशन, और बाकी सेमी फ्लूइड जो वो सिक्रीट कर रहे हैं, जो वहां पे लिक्विड प्रेजेंट होगा, इन सब के एसोसिएशन से कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है। इनकी कंपोजिशन टाइप्स को ऊपर नीचे करना है और टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनता जाए। ओके, क्लियर है? ये ब्रीफ समझ में आ रहा है तुम्हें? हम्म, तो एरियोलर टिश्यू दिया हुआ था, नेक्स्ट आ जाओ, एडिपोज टिश्यू। अगेन स्किन में ही है, beneath द स्किन, तो एरियोलर और एडिपोज फंक्शनली डिफरेंट है। एडिपोज जब आप बोलते हो, दैट इज द स्टोरेज ऑफ फूड, फैट, ठीक है। ग्लूकोज जितना आप खा पी रहे हो उतना आपने कंज्यूम नहीं किया है, उसको अपने मतलब उससे एनर्जी नहीं रिलीज कराई, आपका काम चल गया, तब तक आप दोबारा खा रहे हो, तो बॉडी क्या कर रही है, उसको ग्लाइकोजन, उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर कर रही है। तो वो पैकेट जो इनको स्टोर करेंगे, उनको आप कलेक्टिवली क्या बोल देते हो, एडिपोज टिश्यू। ये भी हर जगह है, ये भी आपको अंदर लेयर में भी दिखेगा, जैसे किसी भी ऑर्गन के चारों तरफ की जो लेयर है, मेजेंट्री बोलते हैं उसको, उसकी भी थिकनेस में दिखता है, टिश्यूज है, ठीक है। अगर कहे कि किसी का पेट बहुत बाहर निकलता है, तो इसका मतलब उसमें एडिपोज टिश्यू मेजेंट्री के अंदर डिपॉजिट होते जाते हैं। ठीक है बच्चा, इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर एंड एडिपोज, located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fat. आपके एनसीईआरटी की लाइन है, द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट, जो भी एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है उसको, और मेनली ये कहाँ पे होगा, लिवर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे। ओके, एंड उसको कन्वर्ट कर करके सेव कराता है।
तो excess of nutrient which are not used immediately are converted into fats and are stored in tissue. जैसे हमने बताया था कि ग्लूकोज को यूज करके भी सेलुलर रेस्पिरेशन चल सकता है, फैट को यूज करके भी कर सकते हैं, प्रोटीन को भी यूज करके कर सकते हैं. एक लास्ट में अपन ने ऐसे वंश पढ़ा था, पाथवे देखा था कि हर जगह से हो सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन, बट फेवरेबल ग्लूकोज है. ठीक है, जो पैसा आप साथ में लेके निकले हो दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, जो पैसा घर पे है वो फैट है, जो बैंक में डिपॉजिट है दैट इज प्रोटीन. तो किस तरीके से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. सिंपल. ओके बच्चा. तो इस स्टोरेज के लिए जो सेल्स होंगी वही सेल होंगी एडिपोज सेल, और उनसे बनने वाला एडिपोसाइट होती है, एडिपोसाइट, और उनसे बनने वाला टिश्यू हो जाएगा एडिपोज टिश्यू. ठीक है, देखो अब ये सब थ्रेड नेटवर्क जो मैं बोल रही हूँ वही चीजें हैं, ये सब रियल इमेज है बेटा. और ये कैसी है, एडिपोसाइट्स है, इसमें फैट स्टोरेज होगा. ओके. ठीक. अब देखो एक कॉम्प्लेक्सिटी जो बच्चे यहाँ पे मिक्स हो जाता है दैट इज द लेयर्स. स्किन के हर चीज को तो बोल रहे हैं बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन, तो आपको एक सीक्वेंस ध्यान होगा, टाइप्स ऑफ स्किन और चीजें तो आप बाद में डिटेल पढ़ोगे, बट अभी आप इतना ध्यान लो. हम एपिथेलियम बोले तो हम यहाँ पे बात किए, फिर हम डर्मिस बोल रहे हैं, इसमें ही एरियोलर टिश्यूज वगैरह आ गए, और बाकी कनेक्टिव टिश्यूज. बेसमेंट मेम्ब्रेन हम बोले तो इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसकी भी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हर जगह बेसमेंट मेम्ब्रेन है. ओके. एंड देन हम एडिपोज टिश्यू बोल रहे हैं तो वो यार, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे एडिपोज टिश्यू नहीं मिल सकते, दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन मेजरली क्या है यार. ओके, बीनीथ. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक. तो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू. आ जाएगा आपका डेंस कनेक्टिव, इसको कल देखेंगे. एक दो इमेज हम और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा रिलेट करने, स्किन वाली इमेज. चलो ऐड नहीं है यहाँ पे, कल ही बात करते हैं. चलो इसको डिटेल में कल देखेंगे, और अभी आप एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू यहाँ तक रिवाइज कर लेना अच्छे से.